हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था और स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर के 3 टाइप्स होते थे: स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये 3 टाइप के कैपेसिटर्स जो थे वो शेप के अकॉर्डिंग थे, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज। तो दूसरे भी होते हैं, मेका कैपेसिटर होता है और सेरामिक कैपेसिटर होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, जो आप देखते हैं कंडेंसर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। ठीक है, सॉरी, जो आप मदरबोर्ड वगैरह में देखते हैं ना, नीले पीले कलर के रहते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है ना। और भी पेपर कैपेसिटर होता है और भी तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आज बात करेंगे शेप वाइज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हम शेप पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं कि कैपेसिटर क्या होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, है ना। कैपेसिटर एक बच्चों डिवाइस का नाम है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको कैपेसिटेंस। बच्चों, सपोज जब भी आपके दिमाग में आए कैपेसिटर, तो दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए क्या? कंडक्टर या फिर कोई कंडक्टिंग बॉडी। सपोज ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है ना, ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है जो कि चार्ज है। कंडक्टिंग यानी कि चार्ज है, मतलब इसमें कुछ चार्जेस होंगे। ठीक है, आपने कुछ चार्जेस होंगे या फिर चार्जेस दिए होंगे बाहर से, इन्फिनिटी से। जब भी आप चार्ज देते हैं तो म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से चार्जेस कहाँ पे अपीयर होने लगते हैं? रिसाइड होने लगते हैं सरफेस पे। तो सरफेस पे, इसकी सरफेस पे बहुत सारे क्या होंगे? चार्जेस होंगे। ठीक है, और आपने ये भी देखा कि जब हम उसको क्यू चार्ज देते थे तो इस चार्ज की वजह से, है ना, इसमें कुछ पोटेंशियल राइज हो जाता था। सपोज मैंने बोला वी, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए एक कंडक्टर है, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो 2 कंडक्टर का अरेंजमेंट होता है ना। तो एक, अगर हमने स्फेरिकल कैपेसिटर की बात की थी, अगर ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, तो हमने इसकी एक प्लेट जो है, एक दूसरा कंडक्टर कहाँ एज्यूम किया था? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ का जो पोटेंशियल था वो इन्फिनिटी पे, वी इन्फिनिटी, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज मैंने बॉडी ले लिया, ये कोई बॉडी का पोटेंशियल जो है वी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ बॉडी, दिस बॉडी, एंड पोटेंशियल ऑफ सेकंड कंडक्टर एट इन्फिनिटी, हमने बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? v माइनस वी इन्फिनिटी। जो कि v इन्फिनिटी क्या होता था? इन्फिनिटी यानी कि क्या? v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। r आपका इन्फिनिटी हो गया, यानी कि v क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। तो v माइनस वी इन्फिनिटी, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये v ही होता था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है v क्या? एक्चुअली v क्या है? एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स या 2 कंडक्टर्स, है ना। कैपेसिटर में 2 कंडक्टर का अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने अगर q चार्ज दिया तो कुछ पोटेंशियल राइज हुआ v, और हमने पढ़ा कि q इज इक्वल टू क्या होता है? v होता है, जो कि q इज इक्वल टू cv होता था। c यहाँ पे क्या होता था? q बाय v, जो कि एक बॉडी या कंडक्टर की कैपेसिटी होती है। अलग अलग कंडक्टर की बच्चों अलग अलग कैपेसिटी होती है। ठीक है, कैसे होती है मैंने आपको बताया। सपोज यहाँ पे, क्योंकि आपने बोल दिया कि पॉजिटिव चार्जेस रिसाइड हो गए हैं, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके आसपास क्या बन जाती है? फील्ड, है ना, जो कि नॉर्मली ऐसे निकल रही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगी? बनने लगेगी इसके आसपास, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड बन रही है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने सराउंडिंग मीडियम को क्या करने लगती है? मीडियम के एटम्स को, है ना, डायपोल में ट्रांसफॉर्म करने लगती है। सपोज मैंने बोला था ये कोई एटम है, सपोज सराउंडिंग क्या है? एयर का मॉलिक्यूल हो गया, है ना। एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे आसपास, सराउंडिंग मीडियम अगर हमने एयर दिया तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसका हर एक एटम जो होगा ऑब्वियसली पहले तो नॉन पोलर होगा, इसके सेंटर पे ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड रहता है। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है ना, तो वो क्या हो जाता है? डायपोल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका एक नेगेटिव, है ना, उसका नेगेटिव जो चार्ज है वो इस तरफ, और पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन की वजह से दूसरी तरफ क्या होने लगेगा? ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या, किसमें एटम जो है किसी सराउंडिंग मीडियम का किसमें कन्वर्ट हो गया? वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया? डायपोल में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं इसमें और चार्जेस देने लग जाऊंगा, और चार्जेस दूंगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज होने लग जाएगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लग जाएगी।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो बच्चों ये जो देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे ही मैं यहाँ पे दूंगा तो ये जो पोलराइज एटम्स हैं, है ना, सराउंडिंग डायपोल्स हैं, है ना, ट्रांसफॉर्म्ड डायपोल्स हैं, ठीक है ना, जिसे हम बोल रहे हैं सराउंडिंग मीडियम के एटम्स जो ट्रांसफॉर्म हुए डायपोल में, ठीक है, वो क्या होंगे, अगर मैं इसकी फील्ड, अगर मैं मान लीजिए चार्ज बढ़ाता जाऊंगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सराउंडिंग में बन रही है वो भी इंक्रीज होने लग जाएगी, है ना। तो V = E.D हमने देखा था लास्ट वीडियो में, है ना। तो ये V इंक्रीज होने की वजह से E इंक्रीज होने लग जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है मैंने आपको बताया जैसे हर कंडक्टर की स्ट्रेंथ होती है ऐसे मीडियम की भी स्ट्रेंथ होती है, हर मीडियम की स्ट्रेंथ होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वो एक कंडीशन, एक लिमिट तक ही वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद जब ये डायपोल में ट्रांसफॉर्म होंगे तो एक लिमिट ऐसी आएगी, मीडियम की एक कैपेसिटी ऐसी आएगी जिसके बाद ये क्या होने लगेंगे, ब्रेक डाउन होने लगेंगे। ब्रेक डाउन बोलते हैं बच्चों, हम आगे चल के पढ़ेंगे। ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ होती है ना, हर मीडियम की ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है। इस पर फोर्स लगेगा तो ये ब्रेक होने लगेंगे, और ब्रेक होंगे तो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसके जो चार्जेस हैं बॉडी के वो लीक आउट होकर सराउंडिंग में चले जाएंगे, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा इसके, है ना, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो गए, यानी कि इसमें हम और पोटेंशियल दे सकते हैं, ठीक है, और कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। हम इसके बाद आगे हमने अब बात की थी कि सपोज कोई स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर के आसपास हमने बोला कि स्फेरिकल कैपेसिटर के आसपास क्या बन रही है, फील्ड बन रही है, ठीक है। और जब हमने इसको चार्ज दिए तो इसका पोटेंशियल हमने, इसकी जो कैपेसिटी थी वो हमने निकाली थी कितनी, स्फेरिकल कैपेसिटर की 4πε0r, ठीक है। और यहाँ इंफिनिटी तक जा सकती थी, मतलब कि जो इसकी एनर्जी है वो इंफिनिटी तक जा रही थी, जो कि कन्फाइंड नहीं थी, हमारे किसी मतलब की नहीं थी। तो इसका एक ड्रॉबैक्स ये थे कि एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, ठीक है, एनर्जी बाउंडेड नहीं थी, या जैसे कन्फाइंड बोलते हैं, कन्फाइंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि ये तो इंफिनिटी तक फैले जा रही है, ठीक है, पर्टिकुलर रीजन। और हमको एक छोटे से स्पेस, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज अ स्टोरेज एलिमेंट, है ना, विच स्टोर्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस, ठीक है। पर्टिकुलर रीजन में ये क्या कर रही है, एनर्जी को बाउंड नहीं करती है। एक तो ड्रॉबैक इसका ये था, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक इसका बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर का ये था कि इसमें कैपेसिटी बहुत ही कम थी, लो कैपेसिटी इज वेरी लो, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कोई मतलब की ही नहीं थी, हमारे किसी काम की ही नहीं। तो एनर्जी हमको बाउंडेड करनी थी, तो बाउंडेड करने के लिए हमने क्या किया, हम बाउंडेड कई तरीकों से कर सकते थे। हमने बोला कि चलिए इसके पास एक और कंडक्टर ले आते हैं, सपोज ये, है ना, यानी कि इस स्फेयर को किसी एक और स्फेयर के अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सपोज मैंने बोला ये R1 था और ये R2 की रेडियस थी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो कैपेसिटर बन रहा था आपका, मतलब इस कंडीशन में जो एनर्जी हो रही है वो एनर्जी, है ना, अब अनकन्फाइंड नहीं है, अब वो बाउंडेड है ना, पहले बाउंडेड नहीं थी, अब क्या है, बाउंडेड। और किस रीजन में, ये प्लेट सपोज मैंने बोल दिया स्फेयर 1 था, इसकी सरफेस ये, इसकी सरफेस 2 है, तो यहाँ बीच में क्या हो गई, बाउंडेड हो गई, ठीक है। इसके बारे में हम इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे, जब हम लास्ट में एक वीडियो में उसका भी बनाऊंगा जिसमें हम IIT JEE नीट के आपके मेंस के या एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि एनर्जी क्या होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं, अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं, है ना। मैंने बोला कि अगर एनर्जी को मुझे बाउंड करना है एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो आपका कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है कंडक्टर के, और डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं बच्चों, देख लेते हैं बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, दो प्लेट्स ले लेते हैं बच्चों,
ठीक है। अभी मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रिंसिपल को भी समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको एक समरी दे रहा हूँ कि दो, क्योंकि हमको एनर्जी कन्फाइंड रीजन में नहीं मिल रही थी, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से, तो हमको क्या करता था, एरिया को बाउंडेड करना था, मतलब कि बीच का स्पेस, ठीक है, जहाँ एनर्जी को स्मॉल स्पेस में क्या किया जाए, बाउंडेड किया जा सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि दो हमको ऐसी प्लेट्स लेनी पड़ी जिसको आपस में हम कैसे रखें, पैरेलल में रख सके, और दोनों का ही एरिया कैसा होना चाहिए, सेम। सपोज मैंने बोला ये स्क्वायर प्लेट्स हैं जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ एल है ना, एरिया क्या हो गया आपका, लेंथ का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इनको हमने एक बहुत स्मॉल सेपरेशन डी से रखा हुआ है, ठीक। एक को चार्ज क्यू दिया तो दूसरे को भी चार्ज, मुझे ऑपोजिट चार्ज देना पड़ेगा, एक को प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो इसमें सिग्मा, यानी कि सिग्मा क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपका क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए, यहाँ पे भी क्यू बाय ए हो जाएगा आपका, ठीक। तो दोनों को सरफेस इक्वल एंड ऑपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी से हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया बॉडी को, और उसको हमने एक स्मॉल स्पेस पे रख दिया। बच्चों ये दोनों ही ऑपोजिट चार्ज हैं, प्लेट्स ऐसे आपस में पैरेलल रखी जाती है स्मॉल स्पेस, स्मॉल सेपरेशन से। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपस में चिपक जाएंगी, क्यों, क्योंकि इनके अंदर हम किसी मेटल की, है ना, कंडक्टर की हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये एक दूसरे को फिर एक दूसरे चिपकते नहीं है। या फिर हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, अगला वीडियो जो होगा डाइलेक्ट्रिक पे हम डील करेंगे, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक भरने की वजह से भी क्या होगा, एक दूसरे से ये चिपकेंगे नहीं, ठीक। चलिए, तो इस पे क्या होगा, जब हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो बच्चों इसमें पूरे पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके बीच में बच्चों क्या बन जाएगी, ऑब्वियसली फील्ड, ये है ना, इसके बीच में क्या बन जाएगी, फील्ड बनने लग जाएगी, ठीक। अब इसके बीच में जब ये फील्ड बनेगी, हमने बोला कि ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन arrangement of two charged conductors, two oppositely charged conductors, है ना, placed together in very small separation, by very small separation, ठीक है। तो ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। चलिए, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब क्योंकि मैंने कहा कि इसके बीच में क्या बन रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना, इसके आसपास भी फील्ड निकलने लग जाती है, क्योंकि एजेस से कुछ फील्ड यहाँ पे भी होगी, ये यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, ठीक है। लेकिन ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ रेडियली नॉर्मल यहाँ से प्लेट से निकल रही है, और दूसरी प्लेट पे नॉर्मली, है ना, जा रही है, इससे रेडियली आउटवर्ड्स निकल रही है, इससे रेडियली इनवर्ड्स निकल रही है। गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन एजेस से कुछ क्या हो रही है, एजेस से ये मूव कर जा रही है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म हो जा रही है ना, कुछ कर्व्ड हो जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है एट द सेंटर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी एट द सेंटर, सेंटर पे देखिए यूनिफॉर्म बन रही है, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों प्लेट्स को ऐसे पैरेलल में, एक साथ पैरेलल में एक जैसा रखा हुआ है, ठीक है, एक ही हाइट पे, तो यूनिफॉर्म होगी सेंटर पे। लेकिन यहाँ एजेस पे, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म एट द एजेस। अगर ये एजेस पे नॉन यूनिफॉर्म है और इस पे यूनिफॉर्म है, तो हमको तो बच्चों एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत थी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है, और हमें कांस्टेंट एनर्जी की भी जरूरत है, मतलब कि एनर्जी जो होगी वो वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है बच्चों एजेस पे, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, एज इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट, या फिर उसको बोलते हैं फ्रिंजिंग, है ना। इस फ्रिंजिंग को, है ना, एज इफेक्ट या फिर क्या बोल रहे हैं इसको बच्चों, फ्रिंजिंग। और इस एज इफेक्ट या फ्रिंजिंग या फिर नॉन यूनिफॉर्मिटी एट द एजेस, है ना, को रिड्यूस करने के लिए, है ना, क्योंकि कंप्लीटली रिमूव तो होती ही नहीं है ना, लेकिन एज मच एज पॉसिबल हम इसको रिड्यूस करने के लिए जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, है ना। जो डी है वो वेरी मच लेस देन होना चाहिए क्या, इस प्लेट्स के एरिया के, साइज ऑफ द प्लेट के, है ना। क्यों, क्योंकि अगर सपोज मैंने बोल दिया कि इसके बीच में प्लेट है ना, कोई पॉइंट है,
ठीक, इस पॉइंट पे सपोज इस चार्ज प्लेट की वजह से कुछ फील्ड बन रही है E1, है ना, इस डायरेक्शन, और इस चार्ज प्लेट की वजह से भी E2 इस पॉइंट पे क्या बन रही होगी, E2, जो कि डायरेक्शन इसी तरफ होगा, आपने गॉस थ्योरम से पढ़ा ही होगा। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इसकी, रीजन, है ना, आउटसाइड द रीजन ऑफ द प्लेट्स, या चार्ज टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेट शीट्स देखी थी हमें, है ना, प्लेन शीट्स की वजह से हमने गॉस थ्योरम में देखा था कि आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, 0, और इनसाइड रीजन में क्या होती थी, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। कैसे आएगी अभी अपन बातें करेंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E और E1 और E2 एक साथ है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती थी, E1 प्लस E2, और मैंने कहा कि इसकी वजह से, एक प्लेट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी होती थी, सिग्मा अपॉन 2f0, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट की, है ना, इतना स्मॉल सेपरेशन है, और इस स्मॉल सेपरेशन में एक पॉइंट को अगर मैं ले लूं तो यहाँ से ये प्लेट जो है मुझे इनफाइनाइट दिखाई देती है ना। अगर आप दीवार के पास जाके ऐसे खड़े हो जाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे तो दीवार का ना तो आपको अंत दिखाई देगा और ना ही इसकी शुरुआत दिखाई देगी, वो आपके लिए क्या हो गई, अनंत, मतलब कि इनफाइनाइट प्लेन शीट हो गई, है ना, प्लेन दीवार हो गई। ऐसे ही यहाँ पे ये क्या होगा, इस पॉइंट के लिए, मतलब सेपरेशन के लिए इसका जो एरिया है बहुत ज्यादा हो गया, है ना, यानी कि separation between two plates is much less than the shape of the plate, size of the plates, या फिर area of the plates, या फिर इसको आप ऐसे भी लिखते हो, much less than L square, है ना, अगर ये स्क्वायर प्लेट्स है, ठीक। तो हमने देखा था कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट पे हमने बोला, है ना, कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, और क्योंकि इक्वली चार्ज ये है तो इसकी वजह से भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्योंकि दोनों की ही सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम है, ठीक, जो कि क्या आती थी जब हम पैरेलल प्लेट शीट की वजह, पैरेलल प्लेन शीट्स की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, है ना, वो भी कितनी आती थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, इसके बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रिंजिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए इसको बहुत ही कम रखा हुआ था, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखा हुआ था, और इसी स्मॉल सेपरेशन में ही बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है सेंटर पे, यानी कि वहीं पे स्मॉल स्पेस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गई, यानी कि एनर्जी भी बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कंडक्टर पे, दो कंडक्टर पे और उनकी कैपेसिटी पे, मतलब कि कैपेसिटेंस जो होता है वो हर कंडक्टर का अलग अलग होता है, एक लिमिट तक होता है, एक लिमिट तक उसकी कैपेसिटी होगी, उसके अलावा अगर आप देंगे तो क्या होगा, बीच के जो सराउंडिंग मीडियम है उसके डायपोल्स जो होंगे, है ना, डायपोल्स की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, है ना, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ के अब लिमिट अगर मान लीजिए ब्रेकडाउन के बाद एक्सीड हो गई, है ना, तो क्या होगा, उसके अलावा आप जब एक्स्ट्रा चार्ज दोगे, एक्स्ट्रा वोल्टेशियल दोगे उसमें, तो वो क्या होने लग जाएगा, एक्सप्लोड भी हो सकता है कैपेसिटर, है ना। चार्जिंग कैसे की जाती है बच्चों, ये दो प्लेट्स को मैं ये भी बता दूं आपको, है ना, सपोज मैंने बोला कि दो प्लेट्स हैं, है ना, स्क्वायर प्लेट्स लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, ये स्क्वायर प्लेट्स है ना, ये दो स्क्वायर प्लेट्स हैं। जब मैंने इसको चार्ज किया किसी बैटरी के थ्रू, है ना, और इसको हमने एक क्लोज की बैटरी बना दी, जैसे ही हम इसको चार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली इसके जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पूरा का पूरा ही पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, तो यहाँ पूरा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना यहाँ पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से कुछ ट्रांसफर होता है। अगर ये बैटरी को आप हटा, है ना, बैटरी को हटा देते तो उसमें चार्ज, है ना, चार्ज में कोई चेंज नहीं आता, चार्ज कैसे रहेंगे, चार्ज सेम ही रहते हैं, है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि बैटरी जो हमने लगाई थी, इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, या किसी अलग एक्सटर्नल सोर्स से हमने इसको जब चार्ज किया, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह नहीं बची लिखने को, क्योंकि मैंने आपको बताया, है ना, कि जब किसी कंडक्टर को, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे हम, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दोनों ही प्लेट्स कैसी होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए। तो चार्ज कैसी होनी चाहिए, मैंने बोला कि अगर दो ऐसे, है ना, आपने ये प्लेट्स को जिसका एरिया इक्वल है, ठीक है, और
सिमिलरली बट ऑपोजिटली चार्ज है, सिमिलरली मतलब कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन पोलैरिटी चार्ज है अगर ये, ठीक है। और एक को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक स्विच से कनेक्ट कर दिया, स्विच को जब हमने क्लोज किया तो ये पूरे के पूरे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे एक है ना पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे और यहाँ टर्मिनेट होने लगेंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। जितना यहाँ पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। और एरिया सेम होने की वजह से, इनके डायमेंशन सेम होने की वजह से, है ना, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कैसी रहेगी, सेम। लेकिन बैटरी रिमूव करने पे इसके चार्जेस में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। ये बात हमने कर दी। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर दो प्लेट्स को हमने साथ में रखा हुआ है, ये अब मैं ऐसे करके बनाऊंगा, ठीक है। इसका मैं प्रिंसिपल आपको बताने वाला हूँ, ठीक। ये दो प्लेट्स ले लिया आपने, है ना। दो प्लेट्स में भी मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले एक पॉजिटिव प्लेट को ले रहा हूँ। एक को मैंने पॉजिटिव प्लेट ले लिया क्योंकि मुझे एरिया बाउंडेड करना था, एनर्जी को बाउंडेड करना था। तो मैंने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज, जिसको मैंने किसी बैटरी के सोर्स के थ्रू चार्ज किया होगा, है ना, एक कंडक्टिंग प्लेट ले ली। प्लेट है बच्चों, मैंने सिर्फ इसकी लाइन बनाई, मतलब कि पूरा सरफेस है, ठीक है। एक प्लेट ले ली जो कि कैसी है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है ना, दोनों तरफ से पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। अब मैं इसके पास, क्योंकि हमने पहले भी पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था, अब मैं इसके पास एक अनचार्ज बॉडी लेके आता हूँ जो कि साइज इसका कैसा होगा, इक्वल ही होगा। इसका प्लेट एरिया अगर ए है तो इसका भी क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। और इसको मैंने +Q चार्ज दिया हुआ है, ठीक। अब मैं जैसे इसके पास एक अनचार्ज कैपेसिटर को लेके आऊंगा तो आपने पढ़ा हुआ इंडक्शन प्रॉपर्टी, है ना, चार्ज इंडक्शन प्रॉपर्टी। इंड्यूस यहाँ पे क्या होंगे, इसको पास लेके आओगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, इंड्यूस इनसाइड द प्लेट्स, है ना, इनर रीजन में। और रिपल्शन की वजह से इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस तरफ क्या हो जाएंगे, है ना, इस तरफ क्या होने लग जाएंगे, एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, ठीक। चलिए अब जैसे ही ऐसा होगा, जैसे ही ये बॉडी अनचार्ज बॉडी जो है आपकी, उसमें इनर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज जो होंगे वो इनर रीजन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो इसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसका पोटेंशियल जो होगा वो स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इस ये पास में है नेगेटिव, है ना, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करने, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा और रिड्यूस करेगा। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी थे तो पॉजिटिव चार्ज उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो अब अगर क्योंकि ये पोटेंशियल जो है इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको क्या कर दूं, दूसरे डायग्राम में बता दे रहा हूँ। ये फिगर ये हो गया, ठीक है, ये +Q चार्ज दिया था, और क्योंकि यहाँ पे उतने ही चार्ज बनेंगे, इस चीज को भी ध्यान रखिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक इसको अर्थ से, प्लेट के बाहरी हिस्से को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया बच्चों, ठीक है। अर्थ से, सॉरी अर्थ है, अर्थ का सिंबल कुछ ऐसा होता है ना। अर्थ से जैसे कनेक्ट करूंगा तो बच्चों अर्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को, ये जो पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है, इनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, या फिर ये बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो गए, अर्थ हो गए, ठीक है। अंदर सिर्फ क्या बचने वाले हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज तो कहाँ चलेगा, अर्थ में, ठीक। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे अगर मान लीजिए और यहाँ पे अंदर से नेगेटिव है, यानी कि इसको बढ़ाने वाला, इसके पोटेंशियल को बढ़ाने वाला कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है इसके पोटेंशियल को रिड्यूस कर रहे थे, लेकिन कंसिडरेबली इसके पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसको इंक्रीज भी कर रहे थे, ठीक है। तो हालांकि क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके ज्यादा पास है तो पोटेंशियल क्या हो गया, इसका लो ही हुआ होगा स्लाइटली, ठीक। लेकिन जैसे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को अर्थ करूंगा तो क्या हो जाएगा, अब सिर्फ इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है और, है ना, सडन रैपिड इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल में चेंज आएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीज, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया, ठीक। अब मैं इसको यानी कि और चार्ज दे सकता हूँ, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और ज्यादा चार्ज दे सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जब और ज्यादा चार्ज दूंगा, लेकिन एक लिमिट तक ही दे पाऊंगा क्योंकि कैपेसिटी होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब मैं इसको और ज्यादा चार्ज दूंगा और इतना चार्ज दे दूंगा कि जिससे इसका +Q चार्ज इसके -Q चार्ज के बराबर हो जाए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा हुआ है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V,
है ना। पहले यहाँ पे बच्चों माइनस क्यू नहीं आएगा, अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उतना ही चार्ज दे सकते हो आप जितना कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या हो चुका है, लो हो चुका है, मैं इसको और ज्यादा चार्ज दूंगा तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, है ना, और ज्यादा, हमारे कैपेसिटर का पोटेंशियल हम और ज्यादा इंक्रीज कर सकेंगे, ठीक। तो होगा ये, इसकी कैपेसिटी भी क्या हो सकती है, और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, क्यों, चार्ज को देखिए, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि पोटेंशियल तो एक हद तक ही इंक्रीज किया जा सकता है इसका, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल एक पॉइंट के बाद पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि फिक्स हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू हमने सी वी पढ़ा हुआ था, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय V, यानी कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। हमने बोला कि चार्ज आपने दिया और चार्ज के बाद एक पोटेंशियल फिक्स हो गया, उसके अलावा आप अदर से चार्ज नहीं दे सकते, अदर से चार्ज हो गए तो होगा ये कि एक्सप्लोड भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब जितना चार्ज दे दिया उतनी इसकी कैपेसिटी बनेगी, उससे ज्यादा तो बन नहीं सकती। तो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट कंडक्टर्स की डिफरेंट कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया है, अर्थड कर दिया है, तो इसका प्रिंसिपल क्या हुआ, इसका प्रिंसिपल ये हुआ कि इसका प्रिंसिपल सबसे पहले ये हुआ, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर हो गया, है ना, इज इंक्रीज भी कैसे, कंसिडरेबली, कितना भी नहीं, कंसिडरेबली बाय ब्रिंगिंग अनदर अनचार्ज या फिर लो पोटेंशियल कंडक्टर, है ना, लो पोटेंशियल कंडक्टर नियर, है ना। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज कंसिडरेबली बाय ब्रिंगिंग अनदर अनचार्ज और लो पोटेंशियल कंडक्टर नियर इट, provided two conductors in small separation with some non-conducting medium, है ना। मतलब कि हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को कंसिडरेबली इंक्रीज कर सकते हैं, एक दूसरा चार्ज कंडक्टर या फिर दूसरा अनचार्ज कंडक्टर या फिर लो पोटेंशियल से चार्ज कंडक्टर को हम लाके इसके पास इसकी कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। वो भी हम कैसे रखना है हमको, मैंने आपको बताया कि ये जो बीच का जो डिस्टेंस है, इसका सेपरेशन है, वो कैसा होना चाहिए, इसके एरिया से बहुत ज्यादा लेस, ताकि ये इसके लिए किसकी तरह एक्ट कर सके, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट की तरह एक्ट कर सके, ठीक है। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा कैपेसिटी का डेरिवेशन देख लेते हैं, कैपेसिटी कैसे निकालनी है, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया, अब देख लेते हैं। देखिए बच्चों, मैंने बोला कि जितना आप चार्ज दोगे, एक लिमिट तक चार्ज दे सकते हो और उतने ही लिमिट तक इसके पोटेंशियल में क्या हो सकता है, राइज हो सकता है, ठीक है। तो पोटेंशियल में राइज हो रहा है और मैंने बोला कि ये दो प्लेट्स है, फिर से साइड में बना देता हूँ, वही इक्वल एरिया की प्लेट्स ले ली, सपोज ए एरिया की प्लेट्स थी, है ना, दोनों की एरिया इसका फिक्स है, ए ले लिया हमने, और इनका सेपरेशन हमने सपोज डी लिया था, ठीक है। एक को प्लस क्यू चार्ज किया था हमने, एक को माइनस क्यू चार्ज किया था, ठीक। चलिए, और इन दोनों को आपस में पैरेलल एक स्मॉल सेपरेशन डी से रखा हुआ है, जिसके बीच में इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कितना था, V था, है ना। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक। इसको आपने पूरा पॉजिटिव चार्ज किया हुआ था, ठीक है, यही अंदर उस लिख देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे ये चार्जेस कौन से, ये चार्जेस इंड्यूस चार्जेस थे, इंड्यूस नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। और इसके बीच में क्या बन रही थी, फिर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, जिसके फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर हुई थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज स्टोर्ड, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये फील्ड कैसी है ना, ई जो थी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो यहाँ पे कैसी थी, यूनिफॉर्म थी, है ना, यूनिफॉर्म एट सेंटर, ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म है। और एजेस पे हमने देखा था फ्रिंजिंग इफेक्ट, है ना, एजेस पे जो रहती है नॉन यूनिफॉर्मिटी को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म है, कर्व्ड है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्मिटी को क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग या फिर एज इफेक्ट, जो कि कैसे रिड्यूस किया जाता था,
इसके सेपरेशन को स्मॉल करके रिड्यूस करके किया जा सकता था। तो सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे इसकी आपने गॉस थ्योरम तो पढ़ा ही हुआ है। गॉस थ्योरम में आपने देखा कि यहाँ पे ये बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट ए की है ना, मैंने बोल दिया कि ये प्लेट है, सपोज प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2। इस कंडक्टर 1 की वजह से कैसा बन रहा था, ये E1, ठीक है, जो कि डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट, हम मतलब कि इस तरफ आएगा और रेडियली आउटवर्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, यहाँ से रेडियली नॉर्मल निकल रही है और यहाँ से नॉर्मली इनवर्ट्स हो रही है इस प्लेट पे, है ना। और इस प्लेट की वजह से इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो मैंने बोली सपोज E2, है ना, जो कि क्या करेगी, उसको खींचेगी। हालांकि दोनों बराबर ही रहेंगे एक पॉइंट पे, है ना, कितनी रहेंगी, क्योंकि दोनों ही इक्वली चार्ज है बट ऑपोजिट इन पोलैरिटी। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों उसमें कितनी होगी, E1 प्लस E2, ठीक है, जो कि कितनी होगी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था आउटसाइड द रीजन तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, है ना, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस थ्योरम से हमने पढ़ा हुआ है, लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, है ना। तो क्योंकि ये प्लेन, ये जो शीट है आपकी, ये शीट कैसी है, शीट जो है उसका सेपरेशन इसके एरिया से कम है, इसलिए इनफाइनाइट प्लेन शीट्स हैं, है ना। तो उसकी वजह से हमने देखा था इसमें एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, 2ε0 सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, और इसकी भी उतनी ही होगी, है ना। तो सिग्मा अपॉन कितनी हो गई बच्चों, 2ε0, जो कि कितनी आ गई आपके, यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन क्या हो गई, इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो हर पॉइंट पे उतनी ही होगी, है ना, बिटवीन द प्लेट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब क्योंकि हमने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस, एरिया फिक्स है आपका, डी फिक्स है, ये दोनों ही फिक्स है ना। तो हमने पढ़ा था बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट dV बाय dr, जो कि किसके लिए होता था, फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैंने बोला यहाँ पे A फिक्स है, आपका D फिक्स है, दोनों ही क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है ना। तो बीच में बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, कांस्टेंट, है ना, यूनिफॉर्म है। तो E की पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा होगा, कांस्टेंट, और डिस्टेंस इनके बीच का कितना है, D। ये कितना किसके लिए हो गया, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से क्या हो गया, E डॉट D, E की जगह अगर मैं ये पुटअप कर देता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू D। सिग्मा आप जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, कितना होता है बच्चों, Q बाय A, तो यहाँ पे पुटअप कर दोगे आप Q बाय A एप्सिलॉन, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। लेकिन हमको तो बच्चों कैपेसिटी निकालनी, कैपेसिटेंस निकालना होगा कंडक्टर, तो आपने बोला कि इसके इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है ना, वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, यानी Q C इज इक्वल टू Q बाय V, है ना। Q जो है किसी एक कंडक्टर पे चार्ज है, नेट चार्ज उसका क्योंकि 0 होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, है ना। तो ये क्या होगा, C इज इक्वल टू Q बाय V, V यहाँ पे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इसको हम वैल्यू पुट अप कर देते, Q अपॉन QD अपॉन A, QD अपॉन A एप्सिलॉन, ये वैल्यू पुट अप कर दी मैंने यहाँ पे। Q से Q कैंसिल हो जा रहा है बच्चों, C इज इक्वल टू हो जा रहा है आपका A एप्सिलॉन। तो ये बच्चों कैपेसिटेंस हो गया किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, व्हेन एयर इज मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स, इन बिटवीन द प्लेट्स के बीच में मीडियम अगर एयर है तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, है ना। A एरिया ऑफ द प्लेट्स और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पे बच्चों क्या Q या V पे डिपेंड कर रहा है, जैसे ये फॉर्मूला था Q बाय V, है ना। तो कैपेसिटेंस दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या डिपेंड कर रहा है, एनर्जी तो हमने बाउंड कर दी, एनर्जी को हमने क्या कर दिया, दो प्लेट्स के बीच में स्मॉल सेपरेशन में स्टोर कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और बाउंड कर दिया, और यही हमें चाहिए था, ठीक है। और C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन D, तो यहाँ पे डिपेंड किस पे कर रहा है, डायमेंशंस पे। देखिए एरिया डायमेंशन हो गया D पे, और तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, शेप पे, है ना, शेप पे और साइज पे डिपेंड कर रहा है, और इसके बीच के मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इससे कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं बच्चों, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे आपको सबसे पहले तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, ठीक है। यानी कि अगर मैं A और D के बीच में A और C के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, और C और D के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ ऐसा बनेगा। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर मैं 1 ले लेता हूँ, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन D, और उसमें कुछ कंफ्यूजन्स हैं जो मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया।
देखिए पॉज करके कर लीजिएगा। अब मैं उसमें से कुछ कंक्लूजन निकालता हूँ। सबसे पहला कंक्लूजन तो ये बच्चों की इसमें एरिया पे यानी कि साइज ऑफ द प्लेट्स पे उनके बीच का सेपरेशन कितना है ना। दो प्लेट्स ऐसे रखी हुई थी तो इनके बीच का सेपरेशन इतना था, इस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा है उसके मीडियम, बीच में मीडियम क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है ना। इसको मैं रब करते हुए आपको कुछ कंफ्यूजन है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए जल्दी से। देखिए बच्चों पहला कंक्लूजन इसके बीच का है ना, पहला कंक्लूजन तो ये है बच्चों, यहाँ पे पहला कंक्लूजन तो ये है कि C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन D है ना, पहला कंक्लूजन है ना। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटर है ना, only depends on the size or dimension of the conductor है ना। साइज है, डायमेंशन है, जो भी आपने लिया हुआ था इसके बीच में है ना। शेप है ना, शेप ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। इसके बारे में जब डायइलेक्ट्रिक पे आएंगे तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। शेप ऑफ द कंडक्टर एंड इसके बीच का जो मीडियम है, यहाँ पे फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस, और दूसरा मीडियम भी हम डाल के देखेंगे डायइलेक्ट्रिक, एंड द मीडियम बिटवीन द चार्ज प्लेट्स या बिटवीन द कंडक्टर्स, ठीक है ना। कंडक्टिंग प्लेट्स या कंडक्टर्स के बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, है ना। तो और कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कैपेसिटी तो हर कैपेसिटेंस की हर कंडक्टर की अलग अलग होती है, तो उसका साइज क्या लिया हुआ है आपने, उसके बीच में सेपरेशन कितना रखा हुआ, बीच में मीडियम कौन सा भरा हुआ है, इस पे डिपेंड करता है। तो C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन D हो गया। अगर मान लीजिए मैंने कोई दूसरा मीडियम भरा होता है ना, इफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही भरते हैं। डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग, ना तो ऐसे इंसुलेटर होता है ना ही कंडक्टर होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी, और ना ही सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कि कोई अगर मान लीजिए दूसरा मीडियम बीच में सपोज ऑयल भी भरा जा सकता है, वैक्स, पैराफिन वैक्स भी बहुत सारे होते हैं ऐसे, है ना। इफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड है ना, या प्लेस्ड बिटवीन दी प्लेट्स, बिटवीन दी कंडक्टिंग प्लेट्स, या है ना प्लेट ऑफ दी कैपेसिटर्स, देन कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। कैपेसिटेंस बच्चों चेंज हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम, किसी मीडियम की हो गई, है ना, जो कि कैसे होती थी मैंने आपको बोला, यहाँ तो ये लिख दिया, जो कि क्या होती थी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, ठीक है। और या फिर इसी को रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम ऐसे भी लिखते थे के, याद आ रहा हो आपको तो, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख दे रहा हूं, के, ये वैल्यू पुट अप कर दे रहा हूं एप्सिलॉन की जगह, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है। लेकिन एप्सिलॉन ए बाय डी तो आपका सी है, जो कि वो कैपेसिटेंस है जब मीडियम क्या था, एयर था, तो सी एम इक्वल्स टू व्हाट, के सी, है ना। सी नॉट दे दो अगर मान लीजिए हम बात करें फ्री स्पेस की, है ना, ये किसके लिए हो गई, फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। ये फ्री स्पेस का कैपेसिटेंस था, ठीक, सी नॉट ले लिया आपने, तो के कितना हो गया बच्चों, सी एम अपॉन सी नॉट। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमने एक डेफिनेशन फोर्स वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सॉरी, उसमें हमने पढ़ा हुआ था, है ना, कूलॉम्स लॉ के बाद हमने पढ़ा हुआ था। और एक डेफिनेशन ये हो गई उसकी, है ना। एक तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था, के इज इक्वल टू क्या होता है, मीडियम में, है ना, दो चार्जेस के बीच का फोर्स अपॉन, जब बीच में दोनों चार्जेस के बीच में स्पेस, फ्री स्पेस हो, तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों का रेशियो क्या होता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था। यहाँ पे भी बच्चों ऐसे ही है, यहाँ पे क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इट इज अ रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस of the parallel plate capacitor when any medium is placed between the two plates to the
कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर या प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द मीडियम इज एयर इन बिटवीन द प्लेट्स। ये रेशियो हो गया आपका सेम, यानी कि यहाँ पे एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर मान लीजिए कोई भी मीडियम इसके बीच में भरा जाता है दो प्लेट्स के बीच में, है ना, तो क्या हो जाएगा, दो प्लेट्स के बीच में जब हम मीडियम भरेंगे, दूसरा मीडियम भरेंगे, तो उसका जो पहले से कैपेसिटेंस था एयर में जो कैपेसिटेंस है उसका k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, है ना, मतलब इंक्रीज ही होना है कुल मिला के। ठीक है, तो ये दूसरा कंक्लूजन निकल रहा था बच्चों यहाँ पे। ठीक, और मैंने आपको बता दिया शेप साइज मतलब कि यहाँ पे हो सकता है दो प्लेट्स इस टाइप की हो, है ना। आप सपोज मैंने बोला इसका रेडियस कितना है, r है ना, इसका रेडियस दोनों का r है ना, क्योंकि सेम टाइप के लिए हुए हैं हमने। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, c जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बीच में अगर कोई मीडियम है, सपोज मैंने बोला मीडियम भी कोई भरा हुआ है, अगर मान लीजिए कोई बीच में मीडियम है ना, तो एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन या फिर उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एरिया, है ना, कहेंगे एरिया कितना हो गया बच्चों, मैंने बोला कि ये अगर मान लो सर्कुलर डिस्क है, तो सर्कुलर डिस्क है तो एरिया, सरफेस एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो, सर्कल है ना, अपॉन इनके बीच का जो भी सेपरेशन है सपोज x, तो यहाँ पे क्या ले लिया आपने, x ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को रखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा कंक्लूजन देख लेते हैं हम जल्दी से। दूसरा कंक्लूजन ये है बच्चों, यहाँ पे यूनिट की बात करते हैं, किसकी, एप्सिलॉन की यूनिट की, है ना, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की यूनिट की। ठीक है, आप पॉज करके बच्चों नोट आउट कर लिया कीजिए, ये इस पे हम एक आध क्वेश्चन भी देखते हैं अभी लास्ट में न्यूमेरिकल, है ना, और आगे डिटेल से तो पढ़ना ही इस चीज को। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हम अगले वीडियो में डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड कंक्लूजन है बच्चों, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितनी होगी बच्चों, फॉर्मूला क्या है इसमें, फॉर्मूला है आपका कितना, c इक्वल्स टू क्या था आपका, a एप्सिलॉन d, तो क्या हो जाएगा c इंटू डी अपॉन a, ये हो गया। तो देखिए बच्चों c इंटू डी इंटू a, यहाँ c आपका फेरेड में ऐसा यूनिट सारी लेंगे, d मीटर में रहेगा सेपरेशन, और एरिया आपने मीटर स्क्वायर में लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये कैंसिल होके आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका c d बाई a फेरेड पर मीटर, है ना, फेरेड पर मीटर। ये यूनिट हो गई किसकी, एप्सिलॉन नॉट। जबकि आपने एप्सिलॉन नॉट की यूनिट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम्स लॉ से भी पढ़ी हुई थी। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें से अगर मान लीजिए मैं एप्सिलॉन नॉट को यहाँ कर दूं और f को यहाँ कर दूं, तो हमने क्या यूनिट निकाली थी इसकी, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन ऊपर जाके माइनस में, और ये मीटर जाके ऊपर माइनस में मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो एप्सिलॉन की यूनिट ये भी है और ये भी है, एप्सिलॉन की यूनिट ये भी है, वैल्यू उतनी ही रहेगी बच्चों, है ना, वैल्यू उतनी रहेगी, बस यूनिट यहाँ पे, वहां दो बिटवीन द टू चार्जेस अलग थे और यहाँ पे ये, यानी कि दोनों ही बराबर रहेंगे। 1 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पाई माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट, 1 फेरेड पर मीटर, है ना, ये यूनिट हो गई एप्सिलॉन नॉट की। तो दूसरा कंक्लूजन ये हो गया बच्चों, वैल्यू वही रहनी 8.85 इंटू 10⁻²। ये दूसरा कंक्लूजन है। तीसरा कंक्लूजन क्या है बच्चों, देखिए तीसरा कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हालांकि मैं बता भी चुका हूं कि फेरेड एक बहुत ही बड़ी यूनिट होती है बच्चों। फेरेड क्या है, बहुत बड़ी यूनिट। फेरेड इज वेरी वेरी लार्ज यूनिट, है ना। कैसे, सपोज मैंने बोला कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैंने दो प्लेट्स को रखी हुई है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, डी मैंने सेपरेशन ले लिया 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर मतलब कि 10⁻³ मीटर, और मैंने बोला 1 फेरेड का कैपेसिटर मैं एज्यूम करने जा रहा हूं, इमेजिनरी, है ना, इमेजिन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 1 फेरेड, है ना, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1 फेरेड का। ठीक, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता है, ये 8.85 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मैं एरिया निकालूं, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A अपॉन D है ना, तो A इक्वल्स टू C D बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। C की वैल्यू है बच्चों कितनी, मैंने बोला 1, D की वैल्यू है कितनी 10⁻3, और ये हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻12। मोटा मोटा हिसाब अगर हम इसमें करें बच्चों, तो जो एरिया है वो आपका कितना निकल रहा है 10⁻³ और 10⁻12, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10⁻³ है और ये 10⁻12, ये हो जाएगा ऊपर जाके
प्लस 12 माइनस यानी 10 टू द पावर 9, ऑलमोस्ट 1/8.85 को अगर मैं नेग्लिजिबल भी कर दूं, है ना, तो 10 टू द पावर 9 मीटर स्क्वायर के आसपास, यानी कि 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000 किलोमीटर स्क्वायर। तो बच्चों 1000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पॉसिबल है। 1000 किलोमीटर स्क्वायर मतलब भारत का नक्शा ले लिया आपने, है ना, ईस्ट टू वेस्ट सपोज, इससे ज्यादा होगा लेकिन फिर भी 1000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, इतनी बड़ी प्लेट लेना क्या पॉसिबल है कंडक्टर में? कैपेसिटर की प्लेट लेना इतने साइज की पॉसिबल है? नहीं है ना। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द कैपेसिटर ऑफ such size of plate, है ना। It is not possible to construct this type of capacitor, है ना। तो इसलिए 1 फैरेड जो होती है बहुत ही लार्ज यूनिट होती है, इसलिए हम इसको बच्चों माइक्रो फैरेड में, नैनो फैरेड में, पिको फैरेड में इसमें मेजर करते हैं, है ना। इसमें मेजर किया जाता है कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर्स को। ठीक है, एक कंक्लूजन तो ये हो गया बच्चों। तो ये तो बच्चों कुछ कंक्लूजन्स जो कि आपने पढ़ लिए। अब इसमें मैं इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम इसमें जल्दी से। ठीक है, तो इसको आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए जल्दी से। सी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एरिया ऑफ ईच प्लेट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन 1 mm। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों। गिवन है आपको कि हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है जिसका एरिया आपको गिवन है। एरिया आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, हमको मीटर स्क्वायर में ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। डी सेपरेशन दिया हुआ 1 mm, इसको भी मीटर में चेंज करोगे तो बच्चों 10 टू -3 मीटर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, तो C = एप्सिलॉन नॉट A/D फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब तक ना दिया जाए आप खुद समझ जाया करो कि यहाँ पे हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। कोई मीडियम देगा तो उसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी देगा। ठीक है ना, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू एरिया आपका कितना 10 टू द पावर -4 अपॉन ये कितना 10 टू द पावर -3, जो कि हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 -4 -16 प्लस 3 -13 10 टू द पावर -3 5, है ना। कैपेसिटेंस किसमें क्या है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -13 5। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। सी स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन है आपको दिया है, a parallel plate capacitor with air in between the plates has a capacitance of 10 picofarad. If the distance between the plates is made double and the space between them is filled with a dielectric of constant 10, find the new capacitance। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑलरेडी दिया हुआ है जिसके बीच में एयर है अभी, है ना, मीडियम, और इसका कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है कितना 10 पिकोफैरेड। लेकिन इसकी जब डिस्टेंस को, जिसका सेपरेशन उसको डबल कर दें और बीच में मीडियम भर दें, तो ऑब्वियसली कैपेसिटी तो चेंज होगी, क्योंकि कैपेसिटी तो डिपेंड ही करती है मीडियम पे और उसके डायमेंशन पे, सेपरेशन पे, है ना। सेपरेशन डबल करोगे तो सेपरेशन डबल करने पे तो वैसे सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूँ A/D, D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, है ना। तो जो कैपेसिटी है वो तो डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद हम डायइलेक्ट्रिक भी भर रहे हैं, है ना। तो डायइलेक्ट्रिक जब हम भरते हैं तो इंक्रीज होती है ना। तो कंक्लूजन क्या निकलता है देखते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, जब सबसे पहले एयर जब मीडियम था, है ना, तो कैपेसिटेंस व्हेन एयर इज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, है ना। तो C1 सपोज मान के चलते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन A/D, जो कि आपको दिया हुआ है कितना 10 पिकोफैरेड। इक्वेशन नंबर हमने 1 दी, है ना, 10 पिकोफैरेड दिया हुआ है यहाँ पे। अब डिस्टेंस को अगर हम डबल कर दें, यहाँ डिस्टेंस अभी D है, इस डिस्टेंस को हम डबल कर दें तो न्यू डिस्टेंस बन जाएगी D' सपोज, और कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, है ना। तो कैपेसिटेंस इफ डायइलेक्ट्रिक, कोई डायइलेक्ट्रिक है ना, इज मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है ना, एंड सेपरेशन बिटवीन इज, है ना, सेपरेशन इज मेड डबल। जब डबल कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा बच्चों, कैपेसिटेंस मैंने बोला C2 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा एप्सिलॉन, है ना,
अब एप्सिलॉन नहीं, अब एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा के, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भेज दिया था हमने, ठीक है। और के इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ए, एरिया तो वही है आपका, है ना, क्या होता है, सॉरी एप्सिलॉन ए था ना आपका, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ये कर देते हैं अपन लोग, ए अपॉन डी, एप्सिलॉन आर यानी कि के, है ना, अपॉन डी, डी की जगह क्या लिख दिया, डी डैश, ठीक है। तो डी डैश यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन ए बाय, है ना, इसको पहले ऐसे लिख दिया हमने, एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे एप्सिलॉन आर ए बाय, यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 2d, है ना। तो एप्सिलॉन आर अपॉन 2 और देख लिया एप्सिलॉन ए बाय डी, एप्सिलॉन ए बाय डी कितना है आपका 10 पिकोफैरेड, है ना, यानी कि C1 लिख देते हैं पहले, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन आर अपॉन 2 और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, C1। बस वैल्यू पुट अप कर दीजिए। एप्सिलॉन आर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एप्सिलॉन आर कितना दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, जिसकी जगह के भी लिख सकते थे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10 और C1 आपको ऑलरेडी 10 है, ठीक है, और अपॉन में 2, तो 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों, C2 इज इक्वल टू 5 10 जा 50, क्योंकि ये पिकोफैरेड में था तो इसका आंसर भी पिकोफैरेड में ही आएगा, है ना। तो कैपेसिटी हो गई बच्चों, नई कैपेसिटी हो गई 50 पिकोफैरेड। तो ये थे बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट। इस पे बहुत ज्यादा वेटेज आपका जेई, है ना, मेंस एडवांस तक है इवन, है ना। तो हम इस पे जेई मेंस एडवांस तक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम लास्ट में मैथ्स के बाद जब कैपेसिटर में अभी हमको कुछ क्वेश्चंस करने, कुछ डेरिवेशन करने, कुछ बीच में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डाइलेक्ट्रिक देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो क्या कैपेसिटेंस कितना चेंज होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट पढ़ने के बाद फिर मैं इसके एक साथ न्यूमेरिकल आपको सारे के सारे बताऊंगा। फिर हम कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, उसके भी क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।